नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है आसमान न्यूज़ नेटवर्क लाइव में और मैं हूं आपके साथ आयशा शेख। हाल ही में आप सब जानते हैं कि देवेंद्र राणा जी और सुरजीत सलाथिया जी ने इस्तीफा दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से। हालांकि काफ़ी समय से एक लंबा अरसा नेशनल कॉन्फ्रेंस में बिताने के बाद जो है अब इस्तीफा दिया है और उनका स्पष्ट शब्दों में ये कहना कि जम्मू कश्मीर के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, यानी पार्टी भी बदलनी पड़ जाए तो हम पार्टी भी बदल देंगे। और अब भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उन्होंने कल ज्वाइन की, जो कि समय जो 11:30 का था। और वही बात करते चले, इन सभी चीज़ों पे हम बात करने के लिए इस समय मौजूद है फॉर्मल एमएलए एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस के जावेद राणा जी इस समय हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है आसमान न्यूज़ नेटवर्क में। सर, देवेंद्र राणा जी हाल ही में रिज़ाइन कर चुके हैं। सुरजीत सलाथिया, देवेंद्र राणा जी काफ़ी 26 साल से इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, प्रोविजनल प्रेसिडेंट के ओहदे पे भी रहे। हालांकि पहले लग रहा था सिर्फ अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन अब पार्टी भी छोड़ दी। आप इन चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या देवेंद्र राणा जी जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है वो छोड़ दी है, ये कहकर कि जम्मू कश्मीर के जितने भी मसले हैं शायद भारतीय जनता पार्टी में जाने से जो है वो मसले हल हो पाएंगे, या कितना बड़ा धक्का लगा है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को? कोई फ़र्क पड़ा है या उनके होने से ना होने से? इन सभी चीज़ों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैं ये गुजारिश करूँगा कि किसी के पार्टी छोड़ के जाने से तंजीमें जो हैं वो मरती नहीं हैं, बल्कि तंजीम में एक नई रूह आ जाती है। और आपने देखा होगा कि मुसलसल तंजीमें बनती हैं, तंजीमें गिरती हैं और फिर अरूज पे आती हैं। पॉलिटिकल प्रोसेस में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, मैं कहूँगा कि देवेंद्र राणा साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ के जम्मू सूबा के सदर रहे और ये सब लोग मानते हैं, आप सबको पता है कि जितनी पावर्स और जितनी लीडरशिप का एतमाद देवेंद्र सिंह राणा साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस में मिला है, शायद ही किसी को मिला हो। और तंजीम में उन्होंने काम भी किया है, सब साथियों को लेके चले हैं और सब साथियों ने उनको प्यार भी दिया है। हालांकि सियासत में वो हमसे काफ़ी जूनियर थे, लेकिन हम सिपाही की तरह उनके साथ चले हैं लीडरशिप की डायरेक्शन पे और तंजीम को मजबूत करने के लिए। अब मैं ये गुजारिश करता चलूँ कि एक तंजीम को झटका तो नहीं लगा है, लेकिन एक मैं कहूँगा कि ज़ाती तौर पे हमें ये महसूस हो रहा है कि कल तक एक हमारा साथी जो सेकुलर वैल्यूज़ का अलमबरदार था, वो एक सेकुलर पार्टी को छोड़ के एक ऐसी पार्टी में चला गया जिस पार्टी का मंशूर ही इंसान को इंसान से अलग करना है, जो मजहबी बुनियादों पे रीजन्स के नाम पे, इलाकाई नाम पे लोगों को तकसीम करना चाहती है। तो मैं कहूँगा कि ये एज ए इंडिविजुअल, लाइक पर्सन टू पर्सन अगर बात की जाए तो मैं कहूँगा कि ये हमारी बदकिस्मती थी। और शायद राणा साहब ने किन वजूहात पे ये फ़ैसला ले लिया, उनको ऐसा फ़ैसला नहीं लेना चाहिए था। अगर उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम थी, मुश्किलात थी, कोई मजबूरी थी, तो हमारे साथ डिस्कस करना चाहिए था, पार्टी फोरम में बात करनी चाहिए थी। अचानक उन्होंने फ़ैसला ले लिया और आखिरी दम तक जब उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया है तंजीम पार्टी से, उस वक्त भी वो कह रहे थे कि मैं अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस में हूँ और नेशनल कॉन्फ्रेंस का सदर हूँ। और शायद हम ये सोच रहे थे कि अभी क्योंकि नोटिफिकेशन हो रही है नए सदर के लिए, शायद वो क्योंकि उससे पहले रिज़ाइन करना होता है। तो ये कुल मिला के एक मैं कहूँगा कि एक अजीब सा सिलसिला रहा पिछले दिनों। ये हमें भी बहुत अजीब लग रहा है सुन के कि जिस पार्टी को 26 साल, एक लंबा अरसा होता है, 26 साल एक बहुत बड़ा समय होता है, 26 साल एक पार्टी को देना, उसके बाद अपने लोगों से जो आपके बहुत करीबी रहते हैं, एक पार्टी एक परिवार की तरह होता है, जितने भी उसमें सदस्य होते हैं, आप लोगों से बिना सलाह मशवरा करे सिर्फ
देवेंद्र राणा जी ने जो लोग उनके साथ शाना बशाना चलते थे, उन लोगों के साथ तस्वीरों में नज़र आए, सोशल मीडिया पे नज़र आए, उनके साथ डिस्कशन करते हुए, उनके साथ बात करते हुए कि मैं जहाँ भी रहूँगा आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। और ये बात हमें भी बहुत अजीब लगी जो आपने कही कि आप लोगों के साथ सलाह मशवरा किए बिना ही इस तरह का कदम उठाना कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए भी बहुत शॉकिंग है, जिस तरह के जो जम्मू की जनता के लिए बहुत बड़ा शौक है ये। आप ये तो हर आदमी जो है ये एक ये बात सुन के अचंभा हुआ। आज भी नगरोटा के कुछ लोग मेरे पास आए हुए थे, उन्होंने इस बात की हैरानगी का इजहार किया और बड़े दुख से उन्होंने कहा कि देखिए जी, हमने जिस शख्स पे कॉन्फिडेंस किया था उसने हमारी हल ही तोड़ दी। मतलब इतने दुखी कुछ बुज़ुर्ग मेरे पास आए, क्योंकि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो हैं वो दिलो जान से जुड़े हुए हैं। यहाँ का हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी किसी भी मज़हब का, किसी भी ज़ात का, किसी भी तबके का आदमी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक वाबस्तगी, एक जज्बाती तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ लोग जुड़े हुए हैं। तो उस लिहाज से लोगों के जज्बात को ठेस पहुँची है। और बाकी मैं ये वसूख से कहूँगा कि अल्लाह तबारक ताला इसबाब पैदा करता है। और अब मैं समझता हूँ जो 2-3 दिन हमारी लगातार यहाँ मीटिंग चलती रही हैं, अभी मैं चंद मिनट पहले हमारी यहाँ मीटिंग चल रही थी सुबह से, तो काफ़ी लोग जो हैं और इंशाल्लाह आ रहे हैं। हम एक नए लोग इस जमात में आने के लिए ख्वाहिशमंद हैं और अच्छे अच्छे लोग इस जमात में आने के लिए ख्वाहिशमंद हैं। और ये भी आपने सुना होगा कि कुछ लोग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के जा चुके थे, आज उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक़ में। तो मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बेहतर ढंग से उभर के दोबारा आएगी और जम्मू सूबा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमायत में पूरी तरह उतरेगा। जावेद सर, जब भी चुनाव आने वाले होते हैं सियासी हलचल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती। अब चुनाव आने वाले थे, इस बार तो सियासी हलचल बहुत ज़्यादा देखने को मिली। जिस तरह से देवेंद्र राणा एक बहुत बड़ा चेहरा दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है जो कि भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ से क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा करना देवेंद्र राणा जी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को, और आज उनका चेहरा भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलता है। एक बात, अगर दूसरी बात करते चले, क्या वाकई में ही आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं कि जिस तरह से मसले जो जम्मू कश्मीर पे दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं, 370 के बाद लगातार दावे वादे किए जा रहे थे कि बदलाव लाया जाएगा, कुछ हद तक बदलाव देखने को ज़रूर मिले हैं, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पे काम होना चाहिए वो उस तरह से अभी काम नहीं हुआ है। लोग सड़कों पे है, युवा जो हमारा देश का भविष्य है वो सड़कों पे है, वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड होने के बाद भी वो इंसाफ मांग रहे हैं सरकार से। तो ज़मीनी स्तर पे कोई भी काम नहीं हो रहा है। क्या वाकई में ही लोग जो इतने 26 साल का समय, एक बहुत बड़ा समय होता है, पार्टियां छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने से क्या वाकई में जम्मू कश्मीर में ज़मीनी स्तर पे काम हो पाएगा? देखिए, ये अच्छा सवाल आपने किया। पहली बात तो ये है कि जो नई दिल्ली है वो हमेशा जम्मू कश्मीर पे नए से नए तजर्बा करती रही है। ये भी एक तजर्बा है जी। ये भी एक एक्सरसाइज है कि हम ये करके देख लें शायद हालात ठीक हों, ये करके देख लें शायद हालात ठीक हों। आपने 370 तोड़ के देखा कि यहाँ हम हालात ठीक करेंगे, यहाँ 35A को भी तोड़ दिया, यहाँ के कानून को तोड़ दिया, यहाँ का जो अपना आयन था उसको ख़त्म कर दिया। तो ये सब चीज़ें ख़त्म करने के बाद भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये खुद अपनी ज़बानी कहा, देश के प्राइम मंत्री साहब ने, कि दिल्ली से दूरी दिल से दूरी, कि कश्मीर जो है वो दिल्ली से दूर हो चुका है। तो लिहाजा ये भी सब चीज़ें मैं कहूँगा कि एक एक्सरसाइज है ये, और तजर्बा है। तजर्बा जो है, तजर्बा दिल्ली के तजर्बे, इससे पहले जितने भी तजर्बे दिल्ली ने किए हैं जो जम्मू कश्मीर की आवाम को मंजूर नहीं थे, जिसमें 370 होगा, जिसमें 35A होगा, या इसके दूसरे जितने भी तजर्बे यहाँ हुए वो दिल्ली के सब तजर्बे फेल हुए। और मैं कहूँगा ये तजर्बा भी फेल है। उनका ये तजर्बा भी, देवेंद्र सिंह राणा साहब को वहाँ ले जाने का तजर्बा भी फेल होगा। और इससे ये बात सामने आती है कि जब राणा साहब या बीजेपी वाले अपने स्टेज पे ये कहते हैं कि जम्मू के साथ भेदभाव हुआ है, जम्मू के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वो 2014 से पहले की नाइंसाफ़ी की बात नहीं कर रहे हैं, वो 2014 के बाद की नाइंसाफ़ी की बात कर रहे हैं, जब दिल्ली में और रियासत में
डायरेक्ट इनडायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। आज अगर जम्मू के साथ नाइंसाफ़ी है तो इसका ये मतलब है कि जम्मू को जो लोग दिल्ली में रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका फेलियर है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा पीएमओ का फेलियर है। हमारा एक भाई पीएमओ में बैठा है, इसका मतलब है कि आप देवेंद्र सिंह राणा साहब को, जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ट्रेंड किया, सियासत दी, क़यादत दी, प्यार दिया, मोहब्बत दी, सब कुछ दिया, तो वो ट्रेनिंग तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्कूल से उनकी हुई है। स्कूलिंग जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनका। अब जो इससे पहले मतलब जो एक सीख मिलती है वो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ही उनकी स्कूलिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस में हुई है। तो दिल्ली में जो लोग इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं उनका फेलियर है, उनका लगता है फेलियर, इसीलिए हमारे आदमी को लेके गए वो। तो लिहाजा उनके पास कोई आदमी नहीं है, उनके पास कोई लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप की कमी है। ये लगता है कि इस वक्त जम्मू की जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है उसका फेलियर था, इसलिए राणा साहब को लेके गए। किस तरीके से लेके गए, कैसे लेके गए, वो उनकी अंदर की कहानी है। लेकिन यही लगता है और उनकी स्टेटमेंट से लगता है कि जम्मू के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और मैं वहाँ जम्मू की जाके बात करूँगा। जम्मू की क्या बात करते हैं, उनका क्या मास्टर प्लान रहेगा, क्या उनका एजेंडा रहेगा, क्या उनका प्रोग्राम और पॉलिसी रहेगी, वो वक्त बताएगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इससे पहले जम्मू के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हुई। और जो जम्मू डिक्लेरेशन की बात है या जम्मू की बात जब करते हैं वो, तो जम्मू को हम ये कहते हैं कि वो सिर्फ कनक मंडी तक ये लोग महदूद करते हैं। जम्मू जो है, जम्मू डिफरेंट आइडेंटिटी का एक सूबा है। यहाँ रजौरी, पुंछ, खिताय पीर पंजाल की अलग से एस्पिरेशंस हैं, यहाँ खिताय चनाब की अलग से एस्पिरेशंस हैं और पर्टिकुलरली जम्मू के भी अलग से हैं। यहाँ सिर्फ वो कहते हैं कि नहीं जी, जो डोगराज की बात करते हैं। देखिए ना, हमें सब कम्युनिटीज़ का एहतराम है, लेकिन अगर कोई हमें डोगरा कहना शुरू कर दे तो हम तो डोगरा नहीं हैं, हमारी अलग से शनाख्त है। हम लोग अलग, खिताय चनाब के लोग अलग से हैं, खिताय पीर पंजाल के लोग अलग से हैं, कश्मीर रीजन अलग से है, लद्दाख अलग से था। जम्मू में भी डिफरेंट आइडेंटिटी है, सभी लोग डोगराज नहीं हैं, सभी लोग डोगराज नहीं हैं। ये अलग बात है कि डोगराज ने उस वक्त ये स्टेट बनाई, एक बड़ी स्टेट थी, बड़ी कंट्रीब्यूशन रही उनकी। लेकिन आज अगर सबको डोगरा कहना शुरू कर देंगे यहाँ के लोग, तो वो तो मैं कहूँगा कि ज़्यादती होगी बाकी लोगों के साथ। बाकी लोगों की भी एक शनाख्त है, एक आइडेंटिटी है, एक कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क को बनाने में, स्टेट को बनाने में। तो ये बात भी गलत है कि ये इस जम्मू में सिर्फ डोगरा ही रहते हैं। मैं कहूँगा कि डोगराज अगर रहते हैं तो वो 2-2.5 डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा डोगराज यहाँ नहीं है। खिताय पीर पंजाल और खिताय चनाब में कोई डोगरा नहीं रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं, चलिए चुनाव जो है वो आने वाले हैं, तो चुनाव के लिए क्या तैयारी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, किस तरह से काम कर रही है? और एक कह लीजिए, चलिए आपने तो ये स्पष्ट कर दिया कि धक्का जो है देवेंद्र राणा जी के जाने से बिल्कुल भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं लगा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस आज भी वैसे ही काम करेगी जैसे पहले कर रही थी। तो चुनाव की क्या तैयारियां हैं, किस तरह से आप भाग लेंगे, क्या जानना चाहेंगे आप? देखिए, चुनाव तो अभी मुझे लगता नहीं कि दिल्ली जो है वो जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के मूड में है। चलिए जब होगा तो किस तरह की तैयारियां जो है? आपने यहाँ पंचायतों के इलेक्शन करवा दिए, बीडीसी के इलेक्शन करवाए, डीडीसी के इलेक्शन करवाए, पार्लियामेंट के इलेक्शन करवाए, असेंबली के इलेक्शन आपने नहीं करवाए। फिर आपने डीलिमिटेशन पूरे मुल्क में नहीं हो रहा है, आपने जम्मू कश्मीर में स्पेशल नोटिफिकेशन की है यहाँ डीलिमिटेशन। आज भी आप डीलिमिटेशन की नोटिफिकेशन फाइनल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो आप जिस उस बंदरबांट में लगे हुए हैं वो पूरा नहीं हो रहा है। फिर भी मतलब आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि यहाँ हम इसका कंप्लीट करें डीलिमिटेशन का और उसके बाद जो है इलेक्शन में जाएं। और जब भी इलेक्शन यहाँ होगा, मतलब देखिए ना, इस जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट थी, आपने उसको बर्बाद कर दिया। उसका एक कोई भी यूटी जो है स्टेट बनती है, स्टेट को आपने यूटी बना दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए इसके। तो लिहाजा मैं ये कहूँगा कि जितने भी तजर्बे आपने किए वो गलत साबित हुए आपके। आपका ये डीलिमिटेशन का तजर्बा भी आपका गलत साबित होगा। मैं ये कहता हूँ, बैठक में जो हाल ही में बैठक हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, उनका कहना था कि जब जम्मू कश्मीर के मसले काफी हद तक हल होंगे उसके बाद डीलिमिटेशन की बात होगी। देखिए ना, जम्मू वही तो बात है ना, डीलिमिटेशन और मसाइल जो है, जब तक यहाँ कोई पॉपुलर सरकार नहीं होगी, अपनी असेंबली नहीं होगी, अपनी गवर्नमेंट नहीं होगी, मसले हल नहीं होते। देखिए ना, आपने कहा कि हमने मिलिटेंसी ख़त्म की, देख लें आप 1 महीने में कितनी किलिंग हो रही। और डेवलपमेंट का फुकदान है, आपका कोई
और बेरोजगारी का आपने देखा होगा कितना है। बच्चे हमारे जो कोविड में जिनको लगाया गया था उनको निकाल दिया, और फिर एलजी साहब ने जब ये शोर पड़ा और 3 महीने के लिए उनको एक्सटेंशन दी है। कोई रिक्रूटमेंट नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, और माहौल जो है वो बिगड़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो रही है यहाँ। तो ये सब मिलके मैं कहूँगा कि पॉपुलर सरकार के बिना कोई भी मसले का हल यहाँ नहीं है। और दूसरी बात ये कि जितना भी हमारा स्टेटस था 370 35 से, ये सब चीज़ें जब तक वापस नहीं आएंगी, और हमें उम्मीद भी है इंशाल्लाह देश की बड़ी अदालत में हमारी जो है पिटिशन चल रही है, देश की बड़ी अदालत से हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी देख लेना चाहिए, अगर खुद प्राइम मिनिस्टर साहब दिल की दूरी और दिल से दूरी और दिल्ली से दूरी की बात मानते हैं, तो वो अपना जो वहाँ उन्होंने कोर्ट में किया गवर्नमेंट वापस ले सकती है और स्टेटस वापस दे सकती है। जहाँ तक आपने इलेक्शन की बात की, दूर तक कोई उम्मीद इलेक्शन की नहीं है कि आप यहाँ इलेक्शन करवाएंगे। हालात बन रहे हैं, हालात बन रहे हैं, और जब आप इलेक्शन करवाएंगे, और मैं आपसे ये रिकॉर्ड में लाना चाहूँगा कि इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छा डिलीवर करेगी। हम पूरे जम्मू में और पूरे कश्मीर में हम तमाम सीटों पे हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे, और हम इंशाल्लाह अच्छी कारकर्दगी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस दिखाएगी, और उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में यहाँ सरकार बने। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए एक आखिरी सवाल रहेगा। आतंकी गतिविधियाँ घाटी में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही है, बयानबाजी हो रही है कि कश्मीरियत जो है, कश्मीर के लीडर्स जो है, लीडरशिप जो वो कहीं ना कहीं चुप है, जो सामने उभर कर नहीं आ रही है, जो इतना बड़ा कहीं ना कहीं जो आतंकी हमले लगातार एक के बाद सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है, और ऐसे मौके पे कश्मीर के लीडर्स चुप है, इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, चुप तो नहीं है। हर आदमी ने जो कंडेम किया, जितनी भी किलिंग्स हुई हैं, और दूसरा मैं कहूँगा कि पॉलिटिकल स्पेस ही नहीं है यहाँ। आपने पॉलिटिकल स्पेस ही बंद किया हुआ है। और दूसरा, इस बात को जो ये किलिंग हो रही है, इनोसेंट किलिंग हो रही हैं, तो ये तो इसको हर आदमी कंडेम करता है, ये गलत बात है। किसी समाज में, किसी सोसाइटी में ये जो बेजा किसी को कत्ल करना है, वो तो पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को कत्ल करना है। कोई भी मज़हब इस बात की इजाज़त नहीं देता है। तो ये किलिंग जो है ये बंद होनी चाहिए। और आपने तो 370 इसीलिए तोड़ा था कि हम किलिंग बंद करवाएंगे। तो ये जिम्मेदारी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे जाती है। हम ये कहेंगे कि इसका पीसफुल हल निकाला जाए, और ये किलिंग और ये सब चीज़ें जो हैं इनको ख़त्म किया जाए। ये सरकार ही कर सकती है, और सरकार के ही जो रिडक्शन है। और हम दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक ताला इस अर्सवाइल स्टेट में इसमें अमन लाए। और हम तो बात ये भी करेंगे कि ये जब तक यूनाइटेड जम्मू कश्मीर स्टेट का स्टेटूट वापस करें, और यूनाइटेड जम्मू कश्मीर जब तक नहीं बनेगी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो प्रोग्राम और पॉलिसी जो है अंदरूनी खुद मुख्तारी 370 35 से, हमने इसी पे लड़ना है, इसी पे हम डट के चलेंगे। हमारा रोड मैप यही रहेगा, और जब तक ये चीज़ें वापस नहीं आएंगी, स्टेट में अमन होना नामुमकिन बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो ये हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के फॉर्मल एमएलए जावेद राणा जी थे, जिनका स्पष्ट शब्दों में कहना है कि देवेंद्र राणा जी के जाने से पार्टी में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरह से काम कर रही थी, आगे भी इसी तरह से जम्मू कश्मीर के मसले पे हमेशा काम करती रहेगी। आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहे, और फिर नई शख्सियत से मुलाकात कराते रहे। तब तक के लिए मुझे, मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।